नमस्कार। इस लोकार्पण समारोह को हम प्रारंभ कर रहे हैं। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैं पीयूष जी से आग्रह करता हूं कृपया हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय सुनील अंबेकर जी को मंच पर लाएं। हमारे आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि लेफ्टिनेंट जनरल KGS ढिल्लन साहब से मैं आग्रह करता हूँ कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। कैप्टन आलोक बंसल जी, श्री अमन सिन्हा जी और आज के समारोह के केंद्र बिंदु लेखक श्री अरुण आनंद जी से मैं आग्रह करता हूँ मंच पर स्थान ग्रहण करें। आगे बढ़ें। प्रभात प्रकाशन द्वारा आयोजित इस लोकार्पण समारोह में आप सबका हार्दिक स्वागत है। वरिष्ठ लेखक एवं पत्रकार श्री अरुण आनंद जी द्वारा अंग्रेजी में लिखित 2 पुस्तकों द तालिबान और द फॉरगॉटन हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लोकार्पण में आप सब यहाँ पधारे हैं। मैं हृदय से आप सबका स्वागत करता हूँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख माननीय श्री सुनील अंबेकर जी मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ उपस्थित हैं। मैं अंतर्मन से उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। विशिष्ट अतिथि के रूप में भारतीय सेना के उच्च अधिकारी रहे लेफ्टिनेंट जनरल KGS ढिल्लन साहब यहाँ उपस्थित हैं। मैं अंतर्मन से उनका भी स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। इंडिया फाउंडेशन के निदेशक कैप्टन आलोक बंसल जी मंच को सुशोभित कर रहे हैं, उनका भी स्वागत है। और वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अमन सिन्हा जी यहाँ उपस्थित हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। और इस समारोह में विराजे लेखक, पत्रकार, समाजधर्मी और समाज के विभिन्न वर्गों के उच्चस्थ लोग, मैं आप सबका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मीडिया के बंधुओं का भी स्वागत और अभिनंदन। मैं सबसे पहले आग्रह करता हूँ मंचस्थ सभ्यागतों से कि सारस्वत समारोह का शुभारंभ माँ सरस्वती की प्रतिमा का माल्यार्पण कर प्रारंभ करें। ज्ञान का प्रकाश आलोकित हो और समाज में सज्जनता, सत्य का प्रकाश आलोकित हो, इसी कामना से हम लोग सरस्वती माँ का माल्यार्पण कर रहे हैं। पुस्तकों के प्रति अभिरुचि उत्पन्न हो और लोग पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रवृत्त हो, इसलिए हम लोग एक फ्लावर ऑफ बुके की बजाय बुके ऑफ बुक्स देते हैं। मैं पुस्तक संघ से स्वागत करने के लिए पीयूष जी से आग्रह करता हूँ, कृपया वे आएँ और जनरल ढिल्लन का स्वागत करें।
माननीय सुनील अंबेडकर जी का स्वागत करने के लिए मैं रतन शारदा जी से आग्रह करता हूं। आप मुंबई विराजते हैं पर इस कार्यक्रम के लिए यहां आए हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं कृपया माननीय सुनील जी का स्वागत करें। मैं श्री राजीव तुली जी से आग्रह करता हूं। हाँ, राजीव जी कृपया आप कैप्टन आलोक बंसल जी का स्वागत करें पुस्तक संच देकर। मैं पीयूष जी से आग्रह करता हूं कृपया अमन सिन्हा जी को पुस्तक संच देकर उनका स्वागत करें। और आज के समारोह के केंद्र बिंदु लेखक श्री अरुण आनंद जी का स्वागत करेंगे पीयूष जी। मैं स्वागत वक्तव्य के लिए पीयूष जी को बुलाता हूं। पीयूष जी प्रभात प्रकाशन के निदेशक हैं। आइए पीयूष जी। नमस्कार। आप सभी का प्रभात प्रकाशन द्वारा इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। यह हर्ष और गौरव का विषय है हमारे लिए कि आप सभी लोग इस पुस्तक लोकार्पण समारोह में उपस्थित हैं। अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख माननीय श्री सुनील अंबेडकर जी का हृदय से नमन और वंदन। आज के विशिष्ट अतिथि भारतीय सेना के पूर्व कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों जी, आपका स्वागत करता हूं सर। इंडिया फाउंडेशन के निर्देशक कैप्टन आलोक बंसल जी, आपका भी स्वागत है श्रीमान। और स्वागत करता हूं हमारे पुराने साथी श्री अमन सिन्हा जी का, जो सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। और आज के उत्सव पुरुष वरिष्ठ पत्रकार श्री अरुण आनंद जी का भी स्वागत है। अरुण आनंद जी के साथ बहुत पुराना संबंध है, वो हमारे साथ काफ़ी समय से जुड़े रहे हैं और जो भी पुस्तकें लिखते हैं वो बहुत मनोयोग से लिखते हैं और डूब के लिखते हैं। ये दोनों पुस्तकें उसी उनकी पुरानी श्रृंखला में कड़ी है उनकी। और आप सभी अतिथि आए हैं अपने अपने समय निकाल के, बहुत धन्यवाद आपका। पुस्तक फॉरगॉटन हिस्ट्री ऑफ इंडिया श्री अरुण आनंद जी के 5 वर्षों के विभिन्न शोधों का लेखा जोखा है। यह पुस्तक लेखक ने बहुत ही मनोयोग से इसलिए लिखी कि किस तरह से भारत के वास्तविक इतिहास को भुलाकर हमारे ऊपर एक भ्रमित इतिहास को थोपा गया और किस प्रकार छात्रों को पढ़ाए जाने वाले इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। अब इस समय आ गया है इन सभी के ऊपर संशोधन करने का और सही मार्गदर्शन करने का। उनकी दूसरी पुस्तक द तालिबान, वो अपने आप में एक अलग तरह की पुस्तक है। संभवतः भारत में ये लिखी गई अंग्रेजी में पहली पुस्तक है तालिबान। इसका हिंदी संस्करण भी जल्दी आपके सामने पेश होगा। तालिबान आज जिस अवस्था में है, तालिबान कंट्री में जिस तरह से अफ़गानिस्तान में तालिबान सरकार चल रही है, वो कैसे चल रही है आप सभी को विदित है। इस पुस्तक को आप पढ़ेंगे तो जानेंगे कि कितनी गहराई से, कितने श्रम से अरुण जी ने इस पुस्तक के ऊपर काम किया है। पुनः आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। श्री अरुण आनंद लेखक, पत्रकार और स्तंभकार हैं। उनकी अनेक पुस्तकें प्रकाशित होकर बहुचर्चित और बहुप्रशंसित हुई हैं। समसामयिक घटनाओं पर सूक्ष्म दृष्टि के साथ वे विषय का विशद विवेचन करते हैं और इसलिए उनके लेखन में धार होती है। राष्ट्रभाव से अनुप्राणित उनका लेखन हमें चिंतन करने पर विवश करता है। मित्रों, वैश्विक शांति और भाईचारे की बात सब कर रहे हैं, पर जिस प्रकार विश्व में इस्लामिक कट्टरता और आतंकवाद पैर पसार रहा है, मासूम लोगों की नृशंस हत्याएं हो रही हैं, महिलाओं को फिर से पर्दों में कैद किया जा रहा है, वह निंदनीय भी है और चिंतनीय भी। यह तालिबानी मानसिकता घृणा और उन्माद फैला रही है, मानवता के लिए खतरा बन रही है। इसी तालिबानी मनोवृत्ति का एक कुत्सित स्वरूप हमने 4 दिन पहले उदयपुर में देखा है। विगत वर्ष तालिबान ने पूरे अफ़गानिस्तान को बंधक बनाकर कब्जे में रखा। अरुण आनंद जी ने अपनी इस पुस्तक में तालिबान के बनने, बिखरने और फिर खड़े होकर उस पर कब्जा करने की पूरी कथा को लिखा है। उन्होंने वो कारण बताए हैं जिसके कारण तालिबान फिर से अपने पांव पसार रहा है और विश्व के लिए कितना बड़ा खतरा है ये। उनकी दूसरी पुस्तक, जैसा पीयूष जी ने बताया, द फॉरगॉटन हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसमें भारतवर्ष के स्वर्णिम इतिहास को किस प्रकार से तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया अब तक, और ऐसी घटनाएं जो चर्चा में आनी चाहिए थी पर नहीं आई, उनको नेपथ्य में धकेल दिया गया, विस्मृत करा दिया गया, उस पर पुनः प्रकाश डालने का प्रयास किया है अरुण जी ने। मैं अरुण जी से आग्रह करता हूँ वे आएँ और अपना लेख के वक्तव्य दें। अरुण आनंद जी। आइए अरुण जी।
सबसे पहले तो मैं अपने पाठकों का हमेशा धन्यवाद करता हूं, जिनके कारण मैं हमेशा जो है वो लगातार वर्षों से लिख रहा हूं। और मंच पर विराजमान माननीय सुनील आम्बेकर जी, लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लन, कैप्टन आलोक बंसल जी, अमन सिन्हा जी, प्रभात जी, पीयूष जी और सभागार में उपस्थित सभी जो लोग समय निकाल कर इतना आए, एक वीकडे में और बारिश भी हो रही है काफ़ी ज़्यादा। और मैं मजाक में कह रहा था प्रभात जी से और कैप्टन बंसल से मेरी बात हो रही थी कि पिछली बार जो है वो हर बार कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है पुस्तक विमोचन से पहले कि कोई बड़ा एक इंसिडेंट जो है। पिछली पुस्तक जो थी, जो इंडिपेंडेंटली लिखी थी, सैफरन सर्च, तो उसका जब विमोचन होना था तो उससे 4 दिन पहले बालाकोट हो गया। और अब जो है वो उदयपुर की घटना हो गई और आज जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है एक टिप्पणी की है नूपुर शर्मा मामले में। बहरहाल उसमें ना जाते हुए मैं 2-3 चीज़ें सिर्फ कहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि लेखकों को के लिए बोलना थोड़ा सा मुश्किल काम है। हम लोगों ने लिख दिया, अब पाठक उसको जज करेंगे। मैं दोनों किताबों के बारे में, ये दोनों किताबें दिखने में बड़ी अलग लग सकती हैं, लेकिन एक ही जगह उसको जो है वो लॉन्च करने का एक कारण ये है कि ये दोनों ही किताबें जो सभ्यताओं का विमर्श है या जो सभ्यताओं का क्लैश है, जिसको आप कह सकते हैं, क्लैश ऑफ द सिविलाइजेशंस। तो ये जो सभ्यताओं का क्लैश चल रहा है, ये क्लैश है, हम इसको थोड़ा शुगर कोटेड भाषा में भी कह सकते हैं, लेकिन एक सभ्यताओं का क्लैश जो है वो चल रहा है और पूरी दुनिया में चल रहा है। तो ये जो क्लैश है ये एक कॉमन डिनोमिनेटर है द फॉरगॉटन हिस्ट्री ऑफ इंडिया का भी, और इसके अलावा जो दूसरी पुस्तक है द तालिबान का भी। कैसे कॉमन डिनोमिनेटर है ये मैं थोड़ा सा आप लोगों से शेयर करता हूँ। देखिए, इतिहास जो है वो 2 तरीके से, एक तो है जो तोड़ मरोड़ कर जिसको भी लिखा गया, दूसरा ये है कि जिसको लिखा ही नहीं गया। और ख़ासकर जो कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसको तो हमारे यहाँ बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया गया। मुझे नहीं लगता आज की जनरेशन में बहुत ज़्यादा लोगों को आपातकाल के बारे में या इमरजेंसी के बारे में मालूम होगा। तो जब कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल हिस्ट्री को आप इग्नोर कर देते हैं या कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री को आप इग्नोर करते हैं खासकर, तो इस जो सभ्यताओं का जो क्लैश चल रहा है, जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस चल रहा है, उसमें जो बैटल ऑफ नैरेटिव्स चल रही है, तो उसमें आप जो है, जो धर्म का पक्ष है या जो भारतीय पक्ष है जो है वो बैकफुट पर आ जाता है। मैं 3 आपको इंसिडेंट्स जो है द फॉरगॉटन हिस्ट्री में से कोट करके बताता हूँ इस पुस्तक में से। जैसे कि पंजाब में एक बहुत हिंदू सिख डिवाइड जो है वो क्रिएट करने की जो है वो कोशिश की गई। 80s में तो इतना जो है टेररिज्म से अफेक्टेड रहा। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि 1947 में अमृतसर में स्वर्ण मंदिर पर जब मुस्लिम लीग के गुंडों ने 2 बार हमला किया, तो दोनों बार जो था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने डिफेंड किया। दूसरा, हमें ये पढ़ाया जाता है कि 1962 में भारत चीन की जब भी बात होती है तो एक ये पढ़ाया जाता है या ये हम जानते हैं कि 1962 में जो है भारत चीन की लड़ाई हुई थी और भारत चीन से बुरी तरह से हार गया था। लेकिन 1967 में भी एक लड़ाई हुई थी सिक्किम के बॉर्डर पर, उसके बारे में कोई हमें नहीं बताता। और उसमें जो बहादुरी भारतीय सैनिकों की थी, एक तो पहली बात ये कि चीनी सेना की बुरी तरह से पिटाई हुई, और इतनी बुरी तरह से पिटाई हुई कि उसके बाद उन्होंने कभी भी फुल फ्लेजेड वॉर जो है वो भारत के साथ छेड़ने का जो है इरादा, जिसको आप कह सकते हैं कि छोड़ दिया। वो 67 की लड़ाई थी जिसके कारण चिकन नेक बचा, और जिसे कि जो नॉर्थ ईस्ट का एक बड़ा क्रूशियल और सेंसिटिव स्पॉट है। और 71 के अंदर चीन आपके ऊपर प्रेशर नहीं डाल पाया जब आप बांग्लादेश बनाने के लिए वहाँ पर लड़ रहे थे। तो ये जो 67 की लड़ाई थी जो सिक्किम में लड़ी गई, उसमें चीनी जो जनरल्स थे उन्होंने भी भारतीय सैनिकों की वीरता का लोहा माना, और उसमें एक सैनिक तो ऐसे थे कि वो अपनी खुखरी से उन्होंने एक बार में, मतलब जिसको आप कह सकते हैं कि 5, 7, 8, 10 लोग जो है, और गर्दनें उनकी कई फुट दूर जाकर गिर रही थी चीनियों की। ये चीनियों ने माना उसको जो है। तो ये जो शौर्य है, ये जो पराक्रम है, इसके विषय में हमें नहीं बताया जाता। और
विमर्श की लड़ाई में जो है मुझे लगता है कि ये जो इतिहास के विस्मृत पक्ष हैं जो है इनका जो है इन्हें जो है वो समझना ज़रूरी है। एक उदाहरण और मैं दूंगा, क्योंकि अब एक ग्लोबल बैटल ऑफ नैरेटिव्स भी चल रहा है। तो एक फॉरेन जर्नलिस्ट हैं जिनका नाम है नेवाइल मैक्सवेल। उन्होंने 1970 के आसपास एक किताब लिखी, इंडियाज़ चाइना वॉर। हम लोग भले ही यहाँ पे जो मर्जी कहते रहे, लेकिन उस किताब के दम पर पूरी दुनिया के अंदर एक नैरेटिव ये चल रहा था कि ये भारत की फॉरवर्ड पॉलिसी थी। भारत ने ज़बरदस्ती बेसिकली जो है वो चीन के क्षेत्र में घुसा था, इसलिए चीन ने अपने को डिफेंड करने के लिए भारत के ऊपर वापस हमला किया। पूरी दुनिया में ये नैरेटिव था, हम लोग यहाँ पे भले जो मर्जी समझते रहें। 2018-19 में जाके बर्टिल लिंटनर नाम के एक स्वीडिश जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक किताब लिखी और उस किताब का नाम था चाइनाज़ इंडिया वॉर, जिसमें पॉइंट बाय पॉइंट रिबटल दिया। तो हमारे इतने सारे थिंक टैंक्स थे, इतने सारा सरकारी अमला उस समय वो काम कर रहा था, इतना सारा हमारा राष्ट्रीय मीडिया भी काम कर रहा था, लेकिन एक स्वीडिश जर्नलिस्ट जो है उसको बर्टिल लिंटनर को ये किताब लिखनी पड़ी, उसमें पॉइंट बाय पॉइंट रिबटल है उसका। तो ये तो बात हुई। तो इस तरीके की बहुत सारी कहानियाँ आपको फॉरगॉटन हिस्ट्री ऑफ इंडिया में जो मिल जाएंगी। दूसरा जो तालिबान की जहाँ तक बात है, मुझे लगता है तालिबान एक फिनोमिना है, और ये ऐसा नहीं है कि बड़ा सिंपल सा फिनोमिना है, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है, और उसमें जो ग्लोबल टेररिज्म की जो पूरी मशीनरी है वो भी इन्वॉल्व है, उसमें इस्लामिक फंडामेंटलिज्म भी इन्वॉल्व है। सो इट्स अ डेडली कॉकटेल, और उसके लॉन्ग रन इम्प्लीकेशंस जो हैं वो बड़े जो है आप कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग हैं। लेकिन ये जो तालिबान वाली किताब है, इसको लिखने का पीछे एक बड़ा पर्पस जो था वो ये था कि आई जस्ट वॉन्टेड टू नो, वेस्ट के परस्पेक्टिव से बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, मैं सिर्फ ये एक एक्सप्लोर करना चाहता था कि तालिबान दोबारा खड़ा कैसे हो गया। जितनी भी तालिबान की कवरेज आप पढ़ेंगे जो है, जब उसका रिवाइवल, नोबडी टेल्स यू बेसिकली हाउ इट रिवाइव्ड बैक। और उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग आस्पेक्ट जो व्हाट आई केम अक्रॉस, हम यहाँ कई बार अपने भारत का जो एडमिनिस्ट्रेटिव अपरेटस है या सिक्योरिटी अपरेटस है, उसको लेके हमारी बड़ी कंप्लेन रहती है कि द लेफ्ट हैंड डजंट नो व्हाट द राइट हैंड इज़ डूइंग। बट आप ये देखिए कि ये वेस्ट 2001 में ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम शुरू हुआ 26/11 के बाद, 2 हफ्ते के अंदर पूरे तालिबान को ख़त्म कर दिया गया, लेकिन 1 साल के अंदर अंदर तालिबान दोबारा रिवाइव हो गया। तो उसके अंदर पाकिस्तान की ISI का हाथ तो था ही, CIA का भी हाथ था उसमें। तो एक तरफ अमेरिकी सेना और नाटो जो है और जो ये सारे मित्र देश जो हैं वो तालिबान को ख़त्म कर रहे हैं, और दूसरी तरफ CIA प्रोटेक्ट करके उसको दोबारा से जो है रिसरेक्ट कर रहा है जो है। तो ये वेस्ट की जो फेलियर है, हमें कई बार ये लगता है कि वेस्ट के लोग बड़े स्ट्रैटेजिक हैं, उन्होंने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर रखा है, बट ये जो तालिबान का रिसरेक्शन है, इट शोज बेसिकली द अटमोस्ट बैंकरप्सी एंड फेलियर ऑफ द वेस्टर्न पॉलिसी। तो इसलिए, और ये एक इस चीज़ का भी लेसन है कि जब जैसे अभी रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, तो आप जो है ना रूस आपका दोस्त है, ना अमेरिका आपका दोस्त है, ना वेस्ट आपका दोस्त है, कोई आपका दोस्त नहीं है। तो इस तरीके के जो है आपको तालिबान का रिसरेक्शन कैसे हुआ, उसमें हक्कानी नेटवर्क का क्या रोल है, और हम अब हक्कानी नेटवर्क के बारे में स्ट्रैटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट्स के अलावा नॉर्मल लोगों में चर्चा ही उस चीज़ की नहीं होती है, जबकि हक्कानी नेटवर्क इज़ द फाउंटेन हेड ऑफ जिहाद। फिर कौन सा इस्लामिक थॉट जो है कि जैसे देवबंदी थॉट जो है, ठीक है ना, तालिबान की रूट्स वहाँ तक जाती हैं। तो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स दिस थिंग, और इसके इंडिया के लिए जो है वो बड़े भारी इम्प्लीकेशंस हैं, और तो मुझे लगता है कि इट विल गिव यू अ गुड पर्सपेक्टिव। और मैंने जो दोनों किताबें लिखी हैं वो मेरी कोशिश ये रहती है, खासकर जो यंग रीडर हैं, बिकॉज आई हैव अ सन हु इज़ ग्रोइंग अप एंड हु इज़ क्वाइट यंग, तो उसके सवाल जो हैं, और मैं एक संयुक्त परिवार में रहता हूँ, तो वहाँ मेरे जो भतीजियाँ सब यंग हैं, तो वो उनके जो सवाल होते हैं वो मेरे लिए बड़े अच्छे ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं कि हम लोग जो भी सेमिनार्स में, वेबिनार्स में, एडिट पेजेस पे, ओपिनियन पीसेस में चर्चाएं कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअल बात यह है कि इस देश के अंदर जो 16 से लेके और 30 साल की उम्र का जो यूथ है, उसके परसेप्शन जो है और हमारे परसेप्शंस में बड़ा जो है वो डिफरेंस है। तो मुझे लगता है कि इस तरीके की, सो आई हैव ट्राइड टू मेक इट अ बेसिकली वेरी स्मूथ रीडिंग, और मुझे लगता है कि किताब पसंद आएगी
और इसमें जो भी कमियां हैं उसका रिस्पॉन्सिबल मैं हूं। जो भी अच्छी चीज़ें हुई हैं वो मेरे जो प्रकाशक और रिसर्चर हैं ये उनका काम है। और मैं इतना ही कह के अपनी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद अरुण जी। आपकी लेखनी इसी प्रकार राष्ट्रीय भाव जागृत करने वाली पुस्तकें लिखती रहें और समाज का प्रबोधन करती रहें, हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। श्री अमन सिन्हा जी सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और विगत 23 वर्षों से अपने गहन अध्ययन, तार्किक संवादों और प्रखर वाक्पटुता से अनेक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मामलों में सफलतापूर्वक अपने पक्ष रखते रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि तथा चारा घोटाले में भी उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में पक्ष रखा। वे केंद्र तथा अनेक राज्यों के लिए शासकीय पक्ष प्रस्तुत करते रहे हैं। उन्होंने उत्तराखंड लोकायुक्त एक्ट 2011 व राष्ट्रीय स्तर के अनेक लेजिस्लेशन को ड्राफ्ट किया है। वे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर वक्तव्य के लिए आमंत्रित किए जाते हैं। सन 2008 में उन्हें भारत के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति ने विधि क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए सम्मानित किया था। मैं अमन जी से आग्रह करता हूं, कृपया आएँ, हमें संबोधित करें। अमन सिन्हा जी। और टीवी डिबेट्स में अक्सर आप इनको देखते रहते होंगे, प्रखरता से अपना पक्ष रखते हुए। धन्यवाद प्रभात जी। मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख माननीय श्री सुनील जी अंबेकर, लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लोन साहब, कैप्टन आलोक बंसल जी, आज के कार्यक्रम के उत्सव मूर्ति जिनकी किताबों का लोकार्पण आज हो रहा है, जिसके लिए हम लोग सब जुटे हैं यहाँ पे, ऐसे हमारे मित्र वरिष्ठ पत्रकार और लेखक श्री अरुण आनंद जी, और राष्ट्रवादी प्रकाशन को हमेशा बढ़ावा देने वाले ऐसे हमारे भाई प्रभात कुमार जी और भाई पीयूष कुमार जी, सभागार में उपस्थित सभी मेरे गुणी मित्रगण, आप सभी को मैं नमस्कार करता हूँ। सबसे पहले तो मैं अरुण जी ने जो ये 2 श्रेष्ठ किताबें लिखी हैं, तालिबान एंड द फॉरगॉटन हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उनके लिए उन्हें हार्दिक बधाई देता हूँ। और ये दोनों पुस्तकें उनके 5 साल की एक्सटेंसिव रिसर्च का परिणाम है और हम सब लोग इससे लाभान्वित होंगे, इनलाइटन होंगे, इसमें मुझे जरा भी संदेह नहीं है। History, the way it is taught in our schools, it was never my favorite subject, and I believe lot of you who are sitting in audience, ये क्योंकि कई बार हिस्ट्री ऐसा लगता है that it's a burden on your memory, पर अरुण जी ने जिस तरीके से ये हिस्ट्री को उसका नैरेटिव दिया है, जैसे एनेक्डोट्स दिए हैं, जैसे प्राइमरी सोर्सेज उसमें आपने कोट किए हैं, it makes for a very interesting, insightful reading, and this doesn't seem at all a burden on the memory. It feels as if it enlightens your soul. एक और हिस्ट्री की कहावत मैंने पढ़ी कि हिस्ट्री will be kind to me because I intend to write it. विंस्टन चर्चिल ने कहा था। And India has suffered foreign invasion for more than past 5 centuries. कभी इन्वेडर्स दुनिया के अलग अलग कोने से आए, उसके बाद ब्रिटिश रूल हुआ, उसके बाद there was Congress left dispensation. There are many parts of our history which are certainly forgotten. And my compliments to Arun ji for bringing out those important parts of the history. In fact, I was reading, I went through your book Arun ji, और Forgotten History of India का जो पहला चैप्टर था और उसका जो शीर्षक था आपने मेरे पसंद का ही चुना हुआ था। तो जो सबसे पहला चैप्टर है वो डेडिकेटेड है on the first amendment to the Constitution of India. And जैसे आप में से कई लोगों को जानकारी होगी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का फर्स्ट अमेंडमेंट जो उस समय के प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी लेके आए, दैट दे वांटेड टू इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस एंड कर्ब ऑन फ्रीडम टू राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और आर्टिकल 19 में लार्ज स्वीपिंग चेंजेस किए गए। और उसके बाद ये जो चेंजेस थे, इनका जो ऑब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव यही था कि कोई भी डिसेंटिंग वॉइस है, कोई भी वॉइस जो सरकार के खिलाफ बोल रही है, उसको रोक दिया जाए, उसको मजल किया जाए। इमीडिएट प्रोवोकेशन ये था, मैंने आपकी किताब से ही पढ़ा अरुण जी, कि ऑर्गेनाइज़र ने कुछ लेख लिखे थे
जो वायलेंस हो रही थी हिंदूज़ के अगेंस्ट, देवर मास किलिंग्स इन ईस्ट पाकिस्तान, और जो अभी बांग्लादेश है उस समय का ईस्ट पाकिस्तान और बंगाल में, और बार बार ऑर्गेनाइज़र उसको लिख रहा था, उसमें कोई कार्टून आया तो उसको भी उस समय की सरकार और उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो लगता है टॉलरेट नहीं कर पाए, और बल्कि मलकानी जी जो उस समय एडिटर थे उन्होंने शायद लिखा भी, मैं आपकी किताब में ही पढ़ रहा था, दैट यू कांट स्टॉप अ वॉल्केनो फ्रॉम स्क्वाटिंग टाइट ओवर इट। सो तो जब जवाहरलाल नेहरू को लगा कि कुछ ऑर्गेनाइज़र जो है उनके किसी तरह से कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो उन्होंने पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगा दिया ऑर्गेनाइज़र पे, और प्री सेंसरशिप ऑर्डर जो है वो भी इशू कर दिया। इसका अर्थ ये था कि जो भी कंटेंट जाएगा ऑर्गेनाइज़र में, जो भी पब्लिश होगा, वो सब का सब जो है पहले सरकार उसकी सेंसरशिप करेगी, सरकार की जो है एक अथॉरिटी है, और उसके बाद चाहे उसमें कार्टून भी निकलता हो तो पहले सरकार क्लियर करेगी, उसके बाद वो ऑर्गेनाइज़र में छपेगा। ये जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट और प्री सेंसरशिप ऑर्डर है, इसको चैलेंज किया उस समय मलकानी जी ने, और मेरे ख्याल से जो उस समय के एडिटर थे, मैं उनका बृजभूषण जी, तो उन लोगों ने चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में सोमनाथ चैटर्जी जी जो हमारे लेफ्ट के बहुत बड़े स्टॉलवर्ट भारत के लोकसभा के स्पीकर रहे, उनके पिताजी एनसी चैटर्जी जो कि बैरिस्टर थे बड़े, उन्होंने ऑर्गेनाइज़र का पक्ष रखा सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने वो सुनने के बाद कहा कि दिस हैज़ नो मैंडेट, नो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, नो कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग एट ऑल, एंड देयरफॉर दिस ऑर्डर इज सेट असाइड, इट इज़ क्वॉश्ड। और उस पब्लिक सेफ्टी एक्ट वाले ऑर्डर को और प्री सेंसरशिप ऑर्डर को, दोनों को सुप्रीम कोर्ट ने क्वॉश कर दिया। उसके बाद नेहरू जी ने सोचा, अरे अच्छा इसका कोई लीगल मैंडेट नहीं है, देन दिस अमेंडमेंट टू आर्टिकल 19 was thought of, and it was incorporated. There were certain other provisions also which were amended, but predominantly it was amendment to Article 19. और उसके बाद मई 1951 में वो amendments लेके आए, पर this set a bad precedent also in a sense, because it showed to certain erring parties and sides that even if there is an inconvenient judicial pronouncement, you can get over it by making certain constitutional amendments. तो ये तो जो है फर्स्ट अमेंडमेंट की कहानी थी, पर अगर आप इसको जो आज की डिबेट हो रही है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, सेडिशन पे बात हो रही है, अगर उसके कंटेक्स्ट में देखें तो हम लोग ये रियलाइज़ करेंगे कि कांग्रेस पार्टी जो 45 वर्षों तक शासन में रही, और उन्होंने तो उस समय जब तक शासन में रही, दे मिसयूज सेडिशन लॉ टू द हिल्ट, और इतने हज़ारों हज़ार के सेडिशन केसेस जो है उनकी सरकारों ने हर जगह लॉन्च किए। उसको हटाने का कोई काम तो नहीं किया उन्होंने, सेडिशन का रिव्यू करने का भी कोई काम या कोई मांग ऐसी नहीं आई। एंड व्हेन दे हैड नो होप ऑफ कमिंग बैक टू पावर, दे पुट इट इन देयर मैनिफेस्टो फॉर रिमूवल। और उसके बाद हुआ क्या, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी he yet again stood up for our cherished constitutional liberties, and he intervened and he said that no, we are going to review, re-examine and re-evaluate the validity of the sedition laws, or in what manner it has to be amended, repealed, etc. And that process is now going on. पर अगर हम लोग ये अपनी जो कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री है, जैसा अरुण जी आपने जो किताब में जो रिफ्लेक्ट हो रही है, जो हम लोगों को पढ़ने को मिला, अगर वो नहीं आदमी उसको जाने तो अपने कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स और अपने कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ को भी वो समझ नहीं पाएगा। इस कंटेक्स्ट में वैसे मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि कई हमारे ऐसे जो कॉलोनियल लॉज, जो कॉलोनियल बैगेज विच वर रीकिंग ऑफ दिस कॉलोनियल बैगेज, they have been repealed on direct intervention of Prime Minister Modi ji. More than 1,500 laws, archaic laws, have been repealed. More than 25,000 compliances and burdens on general ordinary people of India, they have been removed. ये अपने आप में ही बहुत बड़े रिफॉर्म्स हैं। तो और जो मैंने कुछ और चैप्टर पढ़े उसमें भी बहुत इट मेड फॉर वेरी इंसाइटफुल एंड इंटरेस्टिंग रीडिंग। एक चैप्टर में
विनायक दामोदर सावरकर का केस जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेग में चला तो उसकी पैरवी करने के लिए कार्ल मार्क्स के जो पोते हैं वो अपीयर हुए हेग में। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग एनेक्डोट, मुझे नहीं लगता ज़्यादा लोगों को इसकी जानकारी होगी। अभी आप एक और जो एनेक्डोट बता रहे थे अरुण जी की 1962 वॉर, उसको तो बहुत बताया जाता है, हमारी किताबों में भी है, पर 1967 में भी चाइना के साथ हमारी लड़ाई हुई। नाथुला और चोला पास जो हमने उस समय जीता और चीनी सेना बुरी तरीके से हारी और रिट्रैक्ट की, उसी का परिणाम है कि आज जो चिकन नेक जो वेस्ट बंगाल में और सिक्किम का जो वो स्ट्रैटेजिक एरिया है वो सब आज भारत के पास है। और भी कई जो चैप्टर्स मुझे ध्यान में आया, जो आपने महात्मा गांधी जी के असैसिनेशन पे भी जो मिथ्स हैं उनको आपने बर्स्ट किया, जो मिथ वर्सेस फैक्ट्स, दैट इज़ ऑल्सो ट्रूली कमेंडेबल। Similarly, the book on Taliban, it traces the ideology, the resurgence, the financing, the strategic mistakes which were made by NATO and allies, and it makes for a very interesting and enlightening reading. पर क्योंकि कई सवालों का जवाब है और अच्छे हमारे पास स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, जनरल ढिल्लन साहब हैं, आलोक जी हैं, तो उस पर मैं ज़्यादा इलैबोरेट नहीं कर रहा हूँ। हालांकि दोनों किताबें पढ़ने का मुझे अवसर मिला और बहुत आनंद मिला। अरुण जी, मैं बस ये कहना चाहूँगा कि यू हैव डन अ ग्रेट सर्विस टू आवर सोसाइटी एंड द नेशन बाय ब्रिंगिंग आउट दिस फॉरगॉटन हिस्ट्री ऑफ इंडिया, विच आई एम श्योर विल नॉट बी फॉरगॉटन एनी मोर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। धन्यवाद अमन जी आपके इस विचारोत्तेजक उद्बोधन के लिए। हमारे मध्य में कैप्टन आलोक बंसल जी हैं। आप पूर्व नौसेना अधिकारी हैं और प्रसिद्ध कूटनीति विशेषज्ञ। थिंक टैंक इंडिया फाउंडेशन के निदेशक के रूप में आप राष्ट्रीय सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, वित्त और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर गहन चिंतन कर समाज को अपनी दृष्टि प्रस्तुत करते हैं। वे अनेक प्रतिष्ठित संस्थानों, नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन, IDSA और सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज़ से संबद्ध रहे हैं। उनके वैचारिक लेख अनेक पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होकर चर्चित और बहुपठित रहे हैं। उनके अनेक संपादित और स्वलिखित मौलिक पुस्तकें भी प्रकाशित हैं। मैं आग्रह करता हूं कैप्टन आलोक बंसल जी से आए हमें संबोधित करें। आइए। माननीय सुनील अंबेकर जी, जनरल ढिल्लन, अमन सिन्हा जी, अरुण जी, प्रभात जी, मंचासीन सभी सम्मानीय अतिथिगण, देवियों एवं सज्जनों, सर्वप्रथम मैं अरुण जी को इन दोनों किताबों पर अत्यधिक बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि हम भारतीय इतिहास पसंद नहीं करते। जैसे अमन जी ने कहा ना कि मैं स्कूल में इतिहास नहीं पसंद करता था, हम अधिकतर लोग हमारे यहाँ इतिहास पढ़ना नहीं पसंद करते, और यही हमारा दुर्भाग्य रहा है कि हमारा प्राचीन इतिहास हमें आज दूसरों के नज़रों से पढ़ना पड़ता है, क्योंकि कलहन से पहले कोई बहुत ही कम ऐतिहासिक पुस्तकें हमारे यहाँ लिखी गई, और ये हमारा दुर्भाग्य था। दूसरी समस्या ये रही कि हिस्ट्री इज़ ऑलवेज रिटन बाय विक्टर्स, तो उसके बाद जो आए उन्होंने इतिहास लिखा और हमने उसी को इतिहास मान लिया। अब वो स्थिति नहीं है, और अरुण जी की जो दो किताबें हैं, द फॉरगॉटन हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड द तालिबान, ये दोनों बहुत ही सहज लिखी हुई किताबें हैं, जो किसी के लिए भी, जो लोग ये कहते हैं कि इतिहास मुझे अच्छा नहीं लगता या पढ़ने में तकलीफ़ होती है, उनको भी तकलीफ़ नहीं होगी। ये बहुत ही सरल भाषा में और इस तरीके से लिखी गई हैं कि कोई भी स्कूल का विद्यार्थी हो चाहे कॉलेज का विद्यार्थी हो, वो उसको बड़े आसानी से पढ़ सकता है। और जहाँ तक सवाल फॉरगॉटन हिस्ट्री ऑफ इंडिया का है, इसमें कई ऐसे इंसिडेंट्स के बारे में बात की गई है जिसके बारे में कि एक सामान्य भारतीय अनभिज्ञ है। मैं सामान्य भारतीय क्या कहूँ कि मैं अपने आप को थोड़ा ज़्यादा जानकार समझता हूँ, पर मैं भी उनमें से कई इंसिडेंट से अनजान था। मैं कुछ चीज़ें जिनके बारे में बात करना चाहूँगा। 67 की लड़ाई के बारे में अमन जी ने बात की, जो 67 में जो नाथुला में युद्ध हुआ, जो हुआ, उसके ऊपर एक फिल्म भी बनी पलटन पर, शायद
जिस तरीके से हमारा इतिहास में इंटरेस्ट है उसी तरीके से वो फिल्म भी ज़्यादा नहीं चली मेरे ख्याल से। लेकिन ये 67 की जो लड़ाई थी बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इस लड़ाई ने चीनियों को बता दिया कि भारतीय जो हैं जवाब दे सकते हैं। और उसके बाद हमने देखा कि अगले 5-6 दशकों तक कुछ इस तरीके की घटनाएं नहीं हुई। अगर आप देखें, चीनियों ने उसके बाद कहीं हथियारबंद प्रतिरोध करने की कोशिश नहीं की। 71 में क्या हुआ वो तो वो आपको बता ही चुके हैं। इसके अलावा कई ऐसी चीज़ें जो मुझे नहीं मालूम थी और मुझे जानकारी मिली और मुझे बहुत अच्छा लगा। दादरा नगर हवेली कैसे स्वतंत्र हुआ ये सबको मालूम है। लोग गोवा के बारे में तो जानते हैं, 61 में लड़ाई हुई, लेकिन दादरा नगर हवेली भी तो पुर्तगालियों के शासन में था। हमें मालूम है कि फ्रांसीसियों ने अपनी जो क्षेत्र थे वो भारत सरकार को एक समझौते के अंतर दे दिए, लेकिन पुर्तगाली देने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने इसको अपने जो उपनिवेश थे इनको पुर्तगाल का अभिन्न अंग बना दिया था। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, they had created it as an integral territory of the state of Portugal. दादरा नगर हवेली में कोई सेना नहीं गई। किन लोगों ने क्या किया, कैसे हुआ, ये पढ़ने लायक है, क्योंकि उन वीरों की कहानी जिन्होंने बिना किसी सेना की मदद से एक विदेशी शक्ति को इस क्षेत्र से निकाल दिया, ये मेरे ख्याल से हम सबके लिए एक विचार करने योग्य चीज़ है, सबकी जानकारी के लिए है। मुझे भी इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं थी और इसलिए मैं अरुण जी का अत्यधिक आभारी हूँ कि आपने मुझे एक और मुझे ऑफ कोर्स वनवासी कल्याण आश्रम के बारे में जो उनकी जानकारी है वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी कि किस तरीके से रविशंकर शुक्ला जी और ठक्कर बापा जी ने दत्तोपंत हेगड़े जी को वनवासी कल्याण आश्रम शुरू करने का आग्रह किया और किस तरीके से विभिन्न विचारधाराओं के लोग ने आकर एक ऐसी संस्था की स्थापना की जिसका योगदान मेरे ख्याल से स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा आने वाले समय। ऐसा बड़ा योगदान जो उन्होंने समाज के उन क्षेत्रों में किया है, देश के उन क्षेत्रों में किया है जहां वनवासी लोग रहते हैं, उसका मेरे ख्याल से उसके बारे में कुछ भी कहना सूर्य को रोशनी दिखाने के जैसा होगा। इसके अलावा एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे लगी और जो मैंने सोचा कि यहाँ पे मुझे कहना चाहिए वो फैज़ अहमद फैज़ के बारे में इनका जो योगदान है पाकिस्तान के निर्माण में, फैज़ अहमद फैज़ की भूमिका। जैसा कि आप जानते हैं फैज़ अहमद फैज़ अपने आप को कम्युनिस्ट कहते थे। जब रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी हुई तो उसके भी एक वो महत्वपूर्ण किरदार थे, उनको काफ़ी समय तक जेल रखा गया, तो लोग उनको बड़े प्रोग्रेसिव मानते हैं। पर कई लोग ये भूल जाते हैं कि जब 47 का समय था तो कम्युनिस्टों ने पाकिस्तान के पक्ष में मतदान किया था, क्योंकि स्टालिन का ये मानना था कि छोटे राष्ट्र कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन के लिए ज़्यादा बेहतर होते हैं, तो देशों को और छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाए, और इसलिए कम्युनिस्टों ने हर जगह पाकिस्तान के फेवर में वोट दिया। ये बात हमें जाननी चाहिए और हमें बतानी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या है कि हम वॉर ऑफ नैरेटिव्स कई बार भूल जाते हैं। जैसे हम बार बार कहते हैं ना लेफ्ट लिबरल, तो लेफ्ट और लिबरल इज एक्चुअली ऑक्सीमोरॉन। दुर्भाग्य ये है कि अभी हमें उदारवाद जो है स्टालिन और माओ के अनुयायियों से सीखना पड़ता है, जबकि हम सबसे अधिक उदारवादी सभ्यता और उदारवादी विचारधारा के अनुयायी हैं। मुझे शायद बुलाने का कारण ये था कि किताब एक तालिबान पे थी, तो मैंने कहा मैं तालिबान के बारे में भी कुछ बोलूँ, ये आवश्यक है, क्योंकि इतिहास पे तो सभी लोग बोलेंगे। 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया। 15 अगस्त को ही क्यों? कभी किसी ने सोचा है? भारत का 75वां स्वतंत्रता दिवस था। दोहा में बैठे उनके प्रवक्ता कह रहे थे कि हम बाहर रुक जाएंगे, हम अंदर नहीं जाएंगे, लेकिन वो गए। ऐसा नहीं है कि 15 अगस्त को पहली बार कुछ ऐसा हो रहा हो जो हमारे हित में नहीं था। 15 अगस्त 1975 को ही शेख मुजीबुर रहमान की हत्या हुई थी। हकीकत ये है कि जो ISI के जो कमांडर्स उनके साथ थे, जो अग्रिम दोहा वाले बोल रहे थे रुक जाओ, पर वो रोकने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा ये मौका तो जा ही नहीं सकता, हमको 15 अगस्त को ही काबुल को जीतना है। और अगर उसके बाद अगर आप सोशल मीडिया पे देखते तो इसको प्रोजेक्ट ऐसे किया जा रहा था जैसे ये भारत की पराजय है और पाकिस्तान की विजय है। कुछ हद तक सही भी था, मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ही गलत था, पर
पर तालिबान से आज हम भी हाथ मिला रहे हैं, हमारी दूतावास भी शायद खुलने वाला है, कह रहे हैं, हमारी टीम भी जा चुकी है। तो हमें तालिबान को समझना बहुत आवश्यक है कि तालिबान है क्या। तालिबान के बारे में अरुण जी ने बहुत कुछ लिखा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि तालिबान एक विचारधारा का प्रतिबिंब है, और तालिबान और अल कायदा के बीच में जो आपसी संबंध है उसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस वक्त विश्व जिहाद से जूझ रहा है और उसका हम परिणाम देख चुके हैं अपने देश में। अभी कुछ ही दिनों पहले देखा है हमने कि किस तरीके की जिहादी मानसिकता हमारे यहाँ फैल रही है। एक विषय है जिसे कहते हैं थियोलॉजी, धर्मशास्त्र। हम लोग शायद अपने धर्म को ही बहुत कम पढ़ते हैं, तो दूसरों के धर्मों को पढ़ने का तो समय हमें शायद मिलता ही नहीं है, इसलिए इस्लामिक थियोलॉजी को हमने बहुत कम पढ़ा है। जिहाद क्या है? क्या कोई एक झंडा लेके खड़ा हो जाए, बोले मैं जिहाद कर रहा हूं तो जिहाद है क्या? ऐसा है नहीं। इस्लामिक धर्मशास्त्रों के अनुसार जिहाद के कुछ प्री रेक्विजिट्स हैं। देयर आर प्री रेक्विजिट्स ऑफ जिहाद। And just not to take too much of time, because I have already, I think, reached towards the end of my time, and प्रभात जी मुझे तरफ देख रहे हैं तो मैंने कहा शायद 2 मिनट और ले लूँगा, पर I must tell you, there are theological prerequisites of jihad. मोहम्मद साहब जब मक्का में थे और लोग उनका विरोध कर रहे थे तो मक्का में नहीं लड़े वो लोगों से, उनके पास समर्थक थे, उनके पास अनुयायी थे। जब मक्का में लोगों ने उनका विरोध किया तो मदीना चले गए, लेकिन जब मदीना उनके कब्जे में था तो उन्होंने मक्का पर हमला करके मक्का को जीत लिया। सो थियोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स इज यू नीड अ टेरिटरी अंडर योर कंट्रोल टू वेज अ जिहाद। प्लीज ये बात अच्छी तरह से समझ लीजिए। तालिबान का आधिपत्य काबुल पे होने के बाद वो थियोलॉजिकल रिक्वायरमेंट जिहाद का पूरा होता है, और इसके कारण आप देखेंगे कि जो जिहाद की जो एक्टिविटीज़ हैं, जो जिहादी गतिविधियां हैं, उसमें एक बहुत बड़ा इजाफा होने वाला है इस पूरे क्षेत्र में, और उसका हम परिणाम देख चुके हैं। और इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम तालिबान के ऊपर ये जो पुस्तक है इसको पढ़ें, क्योंकि तालिबान से दोस्ती करने के काफ़ी पक्षधर हैं लोग इस देश में भी। बातचीत होनी चाहिए, जो भी शासन में है उससे बातचीत होनी चाहिए, पर ऐसी विचारधारा के लोगों से दोस्ती होना मेरे ख्याल से एक असंभव सी बात लगती है। धन्यवाद। धन्यवाद कैप्टन आलोक जी। आपने एक तालिबान के परिप्रेक्ष्य में सही विश्लेषण प्रस्तुत किया कि किस प्रकार से उनकी कुत्सित मानसिकता समाज को प्रभावित कर रही है। मित्रों, अब वह क्षण आ गया है जिसके लिए हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं। मैं माननीय सुनील अंबेकर जी और मंचस्थ अभ्यागतों से आग्रह करता हूँ, कृपया अरुण आनंद जी की दोनों पुस्तकों का लोकार्पण कर अनुग्रहित करें। आप सबका हार्दिक आभार। पुस्तक की कुछ प्रतियां बाहर विशेष मूल्य पर उपलब्ध हैं, जो लोग लेना चाहें वे ले सकते हैं। भारतीय सेना के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लन 40 वर्ष तक अपने शानदार कैरियर में उन्होंने अनेक उच्च पदों को सुशोभित किया। वे 3 बार जम्मू कश्मीर में पदस्थ रहे और उन्होंने पाक प्रायोजित आतंकवाद को समाप्त करने में महती भूमिका निभाई। अगस्त 2019 में
जम्मू कश्मीर से धारा 370 के उन्मूलन के समय भी वे कश्मीर में ही थे। वहाँ की स्थितियों को नियंत्रित करने और सीमाओं की सुरक्षा हेतु उन्होंने असाधारण पराक्रम दिखाया। उनकी प्रखरता और राष्ट्रभाव सबको प्रेरित करता है। वे परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल और युद्ध सेवा मेडल जैसे अलंकरणों से विभूषित हुए हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं, कृपया आएँ, हमें संबोधित करें। आदरणीय जनरल ढिल्लन साहब। मंच पर उपस्थित श्री सुनील अंबेकर जी, कैप्टन बंसल, मिस्टर सिन्हा, प्रभात जी, पीयूष जी और हमारे मित्र प्रकाशन इस पुस्तक के जो लेखक हैं, इन पुस्तकों के, अरुण जी, श्री रत्न शारदा जी और तमाम लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, जय हिंद। मैं ये जो दो पुस्तकें हैं, तालिबान और द फॉरगॉटन हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ऑफ कोर्स इतिहास हम सबको जानना चाहिए, इतिहास से हम प्रेरित होते हैं। हमारे दादा परदादा की क्या एक हैसियत थी या उनका क्या योगदान था, उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, उससे प्रेरित होना बहुत ज़रूरी है और सबसे बड़ी बात, उसका सच जानना बहुत ज़रूरी है। तालिबान एक ऐसा सब्जेक्ट है, क्योंकि मैं फ़ौज में जैसे बताया गया 40 साल रहा, उसमें से 7 टेन्योर मेरे कश्मीर के हैं। सबसे पहले कश्मीर में मैं 1988 में गया था जब मैं कैप्टन था, और 19 जनवरी 1990 जो इतिहास में एक काला दिन है, मैं तब नॉर्थ कश्मीर के कुपवाड़ा में पोस्टेड था और बहुत कुछ अपनी आंखों से देखा है, बहुत कुछ अपने हाथों से किया है। उसके बाद मेजर राष्ट्रीय राइफल्स में, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल, CO, फिर ब्रिगेड कमांडर नॉर्थ कश्मीर में, फिर ब्रिगेडियर जनरल स्टाफ और अंत में कोर कमांडर। कोर कमांडर जो पूरी कश्मीर की सीमा जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से लगती है उसका इंचार्ज होता है, और घाटी के अंदर जो तमाम ऑपरेशन हैं, काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन, उनका इंचार्ज होता है। मेरे कोर कमांडर बनने के 4 दिन के बाद पुलवामा हुआ और उसके 100 घंटे के अंदर अंदर हमने जिन्होंने पुलवामा किया उनको ख़त्म किया। 5 अगस्त 2019 को जब 370 और 35 से हटाया गया, तो हमने ये इंश्योर किया कि एक भी सिविल कैजुअल्टी या एक भी सिविल प्रॉपर्टी का नुकसान ना हो, और वो नहीं होने दिया। एकदम शांति से भारत सरकार द्वारा पारित ये दोनों धाराएं जिनको एब्रोगेशन हुआ, उनको इम्प्लीमेंट कराया गया और नॉर्मल पीस किया गया। बात आती है तालिबान पे। तालिबान का जिक्र हुआ 15 अगस्त 2021, जिस दिन तालिबान काबुल में घुसा था, उस दिन का जिक्र हुआ। उस दिन मैं लाल किला पे प्रधानमंत्री जी का भाषण सुन रहा था। मैं उस समय डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी का चीफ था और अफ़गानिस्तान मेरे सब्जेक्ट के तहत था। वहाँ बैठे हुए जब मुझे खबर मिली कि तालिबान आज घुसेगा, तो उसके बाद के घटनाक्रम वो हमारे जिसको कहते हैं कि इंटेलिजेंस के पर्दे के नीचे हैं, जिसके बारे में मैं जिक्र नहीं कर सकता, ना ही करूँगा। लेकिन तालिबान मेरा एक सब्जेक्ट है। ये 14 फरवरी 2019 को पुलवामा का हमला हुआ था और 19 फरवरी 2019 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जब हमने उन हमलावरों को 100 घंटे में ख़त्म कर दिया था। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल के जवाब में किसी ने, गाजी जो था उसका कमांडर था जिन्होंने किया था हमला, तो मुझसे पूछा था कि गाजी मर गया कि नहीं मर रहा। तो मेरा छोटा सा जवाब था, कितने गाजी आए कितने गाजी गए परवाह नहीं है। तो उसके बाद में एक सवाल पूछा गया 19 फरवरी 2019 को कि तालिबान जिस तरह से अफ़गानिस्तान में आ रहा है उसका कश्मीर के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, और तालिबान फाइटर्स अगर कश्मीर में आते हैं तो क्या होगा। ये छोटा सा एक वीडियो यूट्यूब और काफ़ी चैनल्स के ऊपर बहुत चर्चित है। तो मेरा जवाब था, मैं आपको एग्जैक्ट वर्बेटिम इंग्लिश में बताऊंगा। आई सेड, लॉट हैज़ बीन रिटन अबाउट इट, लॉट हैज़ बीन said about it, about Taliban. We are very clear, anyone who enters Kashmir Valley will not go back alive. So we proved it, we did it, and we are doing it, we will do it. तालिबान जो अभी बताया गया कैप्टन बंसल द्वारा,
फौज की भाषा में उसको बोलते हैं, जो उन्होंने बोला टेरिटरीज से, फौज की भाषा में बोलते हैं ऑपरेटिंग फ्रॉम अ फर्म बेस। कोई भी लड़ाई आप हवा में नहीं लड़ सकते हो। अगर आपको लड़ाई लड़ना है तो आपको एक ज़मीन के ऊपर कब्जा होना बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर जो अगली चीज़ को आप कब्जा करने पहुंचते हो, किसी कारणवश अगर वहाँ कब्जा ना हो सके तो आप सेफली वापस अपने बेस में आ जाइए। इस जगह को फर्म बेस बोलते हैं। जब अगली चीज़ को कब्जा कर लेते हो फिर उसको फर्म बेस बनाया जाता है, उसको कंसोलिडेट किया जाता है, उसको फोर्टिफाई किया जाता है। तो तालिबान एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें टेररिज्म शामिल है, जिसमें हिस्ट्री शामिल है, जिसमें पॉलिटिक्स शामिल है, जिसमें डिप्लोमेसी शामिल है, जिसमें इकोनॉमी शामिल है, जिसमें इंटरनेशनल रिलेशंस शामिल है, जिसमें स्ट्रेटजी शामिल है, जिसमें डिसीट शामिल है। तो तालिबान इज़ अ सब्जेक्ट इन इटसेल्फ, तालिबान इज़ अ फिनोमेना, वी नीड टू अंडरस्टैंड इट। देयर इज़ अ वेरी फेमस सेइंग, we don't have to start doing things when the enemy is on your doorstep. We need to make sure you stop him there. जब 370 हटाना था तो मुझे कोई उन्होंने मेरे से पूछा कि अगर, जब उसकी तैयारी चल रही थी, कि अगर 500 आदमी इकट्ठा हो जाएंगे तो आप क्या करोगे? एंड आई एम टॉकिंग समवन वेरी वेरी हाई। तो मेरा जवाब था कि सर, अगर 50 से 51 आदमी आ गया तो मैं ख़त्म, मैं उसी क्षण हार जाऊंगा। अगर 50 से ज़्यादा आदमी इकट्ठे हो गए, 500 तो मैं होने ही नहीं दूंगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमें उस सिचुएशन का इंतज़ार नहीं करना चाहिए जहाँ पे हमारी हार निश्चित हो। हमें स्थिति को वहाँ जाके मारना चाहिए जहाँ पे दुश्मन की हार निश्चित हो और उसने कंसोलिडेट नहीं किया हो। बात 1967 के ऑपरेशन की हुई। जनरल सगत सिंह, जिन्होंने बाद में 4 कोर कमांडर थे 1971 में लड़ाई के बीच में। मैं जब 1983 में फ़ौज में भर्ती हुआ तो मैं नाथुला में चोला पास के ऊपर कमीशन हुआ था। मेरी पलटन वहाँ थी जहाँ पे जंग हुआ है। मैंने वहाँ पे 2 साल बिताए हैं। मैंने वहाँ का एक एक पत्थर देखा है, एक एक जवान की शहादत, एक एक जवान का जो जज्बा, जिस तरह से वो लड़ाई लड़ी गई है। वहाँ पे सांस नहीं आती, आप 2 सीढ़ी चढ़ लीजिए तो 16,000 फुट की हाइट है, 25-25 फुट बर्फ़ गिरती है। रात को जब आप अपने बंकर में सोते हो, सुबह जो लड़का सेंट्री होता है वो बर्फ़ का साइड में करता है, फिर आपका दरवाज़ा खोलता है। ऐसे टेरेन में वो जगह है और वहाँ पे हमने चाइनीज़ को मात दी। 1962 एक अलग चैप्टर है, एक अलग किस्सा है, उसके ऊपर बातचीत कर सकते हैं, कारण है उसके। मैं बोल रहा हूँ 20 फुट बर्फ़ और पीटी शूज़ आपने देखे होंगे जो पहले सफ़ेद रंग के होते थे जब हम स्कूल जाया करते थे। वो जूते पहन के फ़ौज लड़ी थी वहाँ। तो आज की इंडियन आर्मी और आज की भारतीय सेना, आज की भारत की जो क्षमता है, चाहे इकोनॉमिक माइट है, पॉलिटिकल माइट है, जो डिप्लोमेटिक माइट है, जो हमारी स्ट्रेटजिक माइट है। मेरे से किसी ने सवाल पूछा जब यूक्रेन और रशिया की वॉर हुई कि वेयर डज इंडिया स्टैंड। माई क्वेश्चन वाज इंडिया स्टैंड्स ऑन इट्स 2 फीट। हम अपने 2 पैरों पे खड़े हैं। अब एक सेमिनार में किसी ने मेरे से पूछा कि कैसे देयर आर पिलर्स और देयर आर पिवट्स इन द वर्ल्ड एंड दिस पिवट, दैट पिवट। तो वेयर डज इंडिया, व्हाट इज इंडियाज व्यू ऑन दिस? आई सेड वी आर द पिवट। I said, if with this type of economic might, this type of human resource might, this type of diplomatic might, which we exert in the world today, we are the pivot. अभी आप हमारे चारों तरफ घूमिए। एंड इस चीज़ का जो नतीजा है, जहाँ इस चीज़ का जो प्रूफ है, वो इससे पता लगता है कि जब यूक्रेन रशिया की लड़ाई हुई उसके बाद में आप न्यूज़पेपर उठा के देख लीजिए कौन सा ऐसा देश है जिसमें दोनों पक्षों के टॉप लीडर्स आए हैं और बातचीत की है। इंडिया में मैक्सिमम विजिट्स हुई हैं इंटरनेशनल लीडर्स की, क्योंकि हमारी बात कहना मायने रखती है और हमारी बात ना कहना भी मायने रखती है। हम मायने रखते हैं एंड वी शुड बी प्राउड ऑफ इट। एंड टॉकिंग अबाउट द बुक द फॉरगॉटन हिस्ट्री ऑफ इंडिया, वी शुड बी प्राउड ऑफ इट, आवर हिस्ट्री। आई स्टिल रिमेंबर, अभी छोटा सा एनेक्डोट, बाबर हुमायूं, उसका बेटा कौन, किसका बेटा, समझ नहीं आती थी, बड़ी मुश्किल थी। फिर आ गई मुग़ल आज़म, वो एक सलीम आ गया। अभी ये नहीं मालूम कि ये कौन था, किताब में तो उसका नाम ही नहीं था।
सो आई जस्ट गॉट रिमाइंडेड ऑफ दिस जब अमन सिन्हा जी बात कर रहे थे। तो हमें अपना इतिहास जैसे हुआ है, जो हुआ है, उस तरह से पता होना चाहिए। एंड वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर हिस्ट्री, वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर एंसेस्ट्री। हमारे पूर्वजों ने शहादतें दी हैं, हमें उसका एक लफ्ज़ है कि उनके ऊपर गर्व होना चाहिए, एक लफ्ज़ है उनके ऊपर घमंड होना चाहिए। मैं कहता हूँ हमें अपने पूर्वजों के ऊपर घमंड होना चाहिए, क्योंकि घमंड टूटने में टाइम नहीं लगता है। घमंड को कायम रखना बहुत ज़रूरी है। गर्व अपने आप में एक बहुत अच्छा वर्ड है, लेकिन घमंड जो है उसके लिए आपको हर रोज़ सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करनी पड़ेगी कि वो आपका घमंड कायम रहे, नहीं तो आप भूल जाओगे कि हमें किस चीज़ पे गर्व है। एक बार फिर से अरुण जी को बहुत बहुत मुबारकबाद, और ऐसे अच्छा काम करते रहें। एंड एज अ प्राउड इंडियन आई थिंक वी शुड ऑल सपोर्ट सच वेंचर्स। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद। धन्यवाद जनरल साहब, आपने अपने प्रबोधन से हम सबको चार्ज कर दिया और हमारे अंदर के गौरव को जागृत कर दिया। संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख माननीय श्री सुनील आम्बेकर जी 1983 से ही विद्यार्थी परिषद से संबद्ध रहे और 1990 से पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में वे संघ के प्रचारक के रूप में काम कर रहे हैं। शैक्षिक, आर्थिक और अनेक विषयों पर उनका मूलभूत वैचारिक चिंतन हम सबका प्रबोधन करता है। राष्ट्रभाव जागृत करने की दृष्टि से आप निरंतर पूरे देश में प्रवास करते हैं। आपके अनेक लेख पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते हैं, हमें दिशा दिखाते हैं। उनकी पुस्तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्वर्णिम भारत के दिशा सूत्र हिंदी अंग्रेजी में प्रकाशित होकर बहुत चर्चित और बहुत प्रशंसित रही है। मैं उनसे आग्रह करता हूँ, कृपया आएँ, अपने उद्बोधन से हमें समादृत करें। माननीय सुनील आम्बेकर जी। मंच पर उपस्थित लेफ्टिनेंट जनरल धिल्लन जी, कैप्टन आलोक जी, अमन सिन्हा जी, और आज पुस्तक के लेखक अरुण आनंद जी और प्रकाशक पीयूष जी और प्रभात जी, सभी को नमस्ते। उपस्थित सभी को नमस्ते। अरुण आनंद जी लगातार लिखते रहते हैं और हम सब लोग पढ़ते रहते हैं, तो वो ऐसा ही लिखते रहे महत्वपूर्ण विषयों पर अध्ययन के साथ। इसके लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। उन्होंने दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर लिखा है, प्रासंगिक भी है और हमारे लिए विचारणीय भी है। उस पर हम सभी को विचार करना चाहिए। धिल्लन साहब तो स्वयं फील्ड पर रहे और उन्होंने स्वयं इस बात का सामना भी किया है, किस तरीके से देश पर आक्रमण और हुआ और होता है, उसका सामना किया है। हमें आप पर गर्व भी है और हमारी इस ताकत पर घमंड भी। आपने अच्छा शब्द दिया, अच्छा है बहुत बढ़िया। दोनों पुस्तकें लिखते समय मैंने देखा भी, लगातार हर मुद्दे पर अरुण आनंद जी विचार भी करते हैं और कई सारे मूल विषयों को ढूंढने का प्रयास भी करते रहे, और इसलिए इसमें उन्होंने समय अच्छे से लिया है इन पुस्तकों को प्रकाशित करने में। ये मुझे लगता है कि आवश्यक है। कई लोग हैं कि जो लगातार किताबें लाते हैं और फिर वो लगातार आती है और चली भी जाती है, लेकिन अगर वास्तव में ऐसी पुस्तकें आनी है कि जो समझे और जिससे मूल बात पर चर्चा हो, तो उसके लिए
ऐसा गंभीरता भी आवश्यक है। मुझे लगता है कि वो आज के समय में अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अब भारत एक ऐसा देश है कि जिसे स्वयं तो आगे बढ़ना ही है, लेकिन दुनिया में जितने भी ऐसे विषय चल रहे जो अनरिजॉल्व्ड है, मतलब जिन पर रिजोल्यूशन नहीं हुआ है, उन पर समाधान का रास्ता भी भारत को दिखाना है। हर तरीके से होगा, मतलब वो देश को स्वाधीनता मिली, ब्रिटिश यहाँ से चले गए, उसको भी अब हम स्वाधीनता का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। भारत के स्वाधीनता के समय दुनिया के कई देशों में भी स्वाधीनता के आंदोलन चले। और ब्रिटिशों के राज में जब भारत को स्वाधीनता मिली, उसके बाद उसने जो एक आशा और विश्वास दुनिया भर के स्वाधीनता सेनानियों में जगाया भी है। उसके बाद बहुत सारे देशों में स्वाधीनता के आंदोलन भी चले, और ख़ासकर अफ्रीका के देशों में, अपने आसपास के देशों में, और वो धीरे धीरे स्वाधीन भी हुए हैं। इसलिए भारत के स्वाधीनता आंदोलन को भी समझना आवश्यक है। हमारा स्वाधीनता आंदोलन, उसका स्वरूप काफी व्यापक था। ऐसा कहते हैं कि आप ऐसी स्वाधीनता जैसी बात जो होती है, वो जब देश के सारे लोग जब इसके बारे में विचार करते हैं, उनके मन में जब एक आशा होती है, एक आग्रह बनता है, और धीरे धीरे उनके मन में जब आंदोलन बनता है, तब जाके ऐसे ऐतिहासिक बात की प्राप्ति हो सकती है। मैं कई बार कहता हूँ कि जब गली गली में लोग क्रिकेट खेलते हैं, तब सचिन तेंदुलकर वगैरह बनते हैं। ऐसे ही कोई किसी एक क्लब में 4 लोगों ने खेल लिया तो उससे नहीं होता है। तो ये देशभक्ति का जो जुनून होता है, वो भी, और उसके लिए मर मिटने वाले लोग तब तैयार होते हैं जब वो बात हर हृदय में, हर घर घर में उसके बारे में साहस के साथ प्रयास किया जाता है। इसलिए हमारे स्वाधीनता आंदोलन को भी उस तरीके से देखना आवश्यक है। ये नहीं कि कोई एक समूह इकट्ठा आ गया और उसने कुछ कर दिया और उसी से हमें स्वाधीनता मिल गई, ऐसा नहीं है। और मुझे लगता है कि वो इतिहास न हमें भूलना चाहिए, न भूलने देना चाहिए। देश के हर कोने में, आप देश के जंगल के क्षेत्र में जाइए, ध्यान में आएगा कि हर जगह ऐसे वीर सेनानी है। झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, अभी मणिपुर में जाइए, आप कहाँ भी जाइए वहाँ पर मिलेंगे। तो देश के हर कोने में ये लड़ाई लड़ी गई। इसमें बहुत सारे समाज के हर वर्ग से नेता थे। और इसलिए स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास को दलीय राजनीति के या अपने स्पेसिफिक आइडियोलॉजी के विचार से जो देखते हैं, वो मुझे लगता है कि हमारे स्वाधीनता के सेनानियों के साथ वो अन्याय होगा। मतलब और इसलिए हर तरह के लोगों का इसमें सहभाग था। सामान्य जन की ये इच्छा थी और इसलिए हम लोग स्वाधीन हुए हैं। बहुत सारे पक्ष हैं, आईएनए के बारे में हम लोगों को नहीं बताया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में तो मतलब लगभग इतिहास के उन सारे सहभाग के जितने पक्ष थे, उनको तो एक तरीके से जो घटनाएं स्वाधीनता के बाद घटित हुई
उसमें तो उसको बिल्कुल दबाने का ही प्रयास हुआ, लेकिन इतिहास ऐसा दबाया नहीं जा सकता। अभी 12 जुलाई आने वाला है। 12 जुलाई 1922 को 1 साल की जेल की सज़ा भुगतने के बाद डॉक्टर हेडगेवार जी बाहर आए थे। नागपुर में उनके स्वागत में एक विशाल सभा हुई थी। अभी 12 जुलाई भी आएगा, एक विशाल सभा हुई थी। उस सभा में उद्बोधन करने के लिए मोतीलाल नेहरू भी आए थे, राजगोपालाचारी भी आए थे, बहुत सारे उस समय के नेता आए थे। अब ये बात भी देश के सामने आना आवश्यक है, और ऐसी घटनाएं देश के हर कोने में हो रही थी। तो इसलिए ये बात कि कौन से देश के कोने में कौन नेता कौन समाज क्या कर रहे थे, और वो कोई भी केवल अपने एरिया के लिए या अपने लिए नहीं कर रहे थे। उनका नारा यही था कि भारत को स्वाधीनता मिलनी चाहिए, भारत का गर्व बढ़ना चाहिए, ये उनकी मांग थी। और इसलिए पूरा आंदोलन एक स्व के लिए था, स्वभाषा, स्वभूषा, स्वदेशी, मतलब ये सारे स्व, अपनी देशी शिक्षा, अलग अलग नाम थे, लेकिन उसका स्वरूप बहुत व्यापक था। मुझे लगता है कि अब हमारे देश के इतिहास के बारे में हमारे विद्यार्थियों को इन सब की जानकारी मिलनी चाहिए, और इसलिए उनको पता होना चाहिए कि हमारे देश पर किसने आक्रमण किया और कहाँ लड़ाई हुई। इसलिए उनको सावरकर के बारे में भी उनको जानना ज़रूरी है, उनको नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में भी जानना ज़रूरी है, भगवान बिरसा मुंडा के बारे में भी जानना ज़रूरी है, और मणिपुर के राजा कैसे अंडमान में संघर्ष करने के बाद उनको ब्रिटिशों ने अंडमान भेजा, इसके बारे में भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे देश की एकता को मजबूती करेगी। क्योंकि ये जो भाव हमारे अंदर आएगा कि इस स्वाधीनता के लिए देश के हर कोने से लड़ाई हुई, तो समझ में आएगा कि देश 47 के पहले भी एक था। ये 47 में किसी ने एक नहीं किया या ब्रिटिशों ने एक नहीं किया। ये देश में राष्ट्रीयता की धारा सतत रूप से चल रही थी, जिसका परिणाम था हमारा स्वाधीनता आंदोलन, और स्वाधीनता आंदोलन का परिणाम था हमारी स्वाधीनता। ये क्रम बिल्कुल ठोस तरीके से समझना बहुत आवश्यक है, और इसलिए इतिहास के उन सब पन्नों को देखना पड़ेगा क्या क्या हुआ। और स्वाधीनता के 75 वर्ष जो हुए हैं अभी, उसमें जो घटनाक्रम हुए वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए अमेंडमेंट्स हुए तो कैसे हुए, हमारे संविधान में सेकुलरिज्म या समाजवाद शब्द आए तो कैसे आए, ये सब हमारे नई पीढ़ी को जानना ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिस पर समझना आवश्यक है। देश का विभाजन क्यों हुआ और कैसे हुआ, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है नई पीढ़ी को। कई लोग चाहते हैं कि इस पर चर्चा न हो, चर्चा होनी चाहिए हमारी नई पीढ़ी को, क्योंकि वो इसलिए जानना ज़रूरी है कि ताकि आगे ऐसी कोई बात ना हो देश में। हमारे देश में ये जानना भी ज़रूरी है कि 75 हमारी ये यात्रा, देश के विकास की जो यात्रा है स्वाधीनता के पश्चात, वो यात्रा सही गति से चली या सही मोड़ पे चली या नहीं चली, आज हमें कहाँ पहुँचना था और हम कहाँ पहुँचे हैं, क्या हम इससे आगे जा सकते थे, अगर नहीं गए तो उसके कारण भी क्या है। क्योंकि ये सब स्पष्टता हमारे आने वाली पीढ़ी को होनी चाहिए, ताकि वो अपनी अगली योजनाएं जब बनाएंगे तो वो विकास की वैसी योजना बनाएंगे। वो ये सुरक्षित करेंगे कि हमारे देश पर पुनः ऐसा आक्रमण न हो, हमारे देश के अंतर्गत ऐसी कोई शक्तियां न पनपे कि जो फिर से विभाजन की बात कर सकें, फिर से आतंक की बात कर सकें। देखिए, तालिबान को समझना हमारे लिए इतना इसलिए आवश्यक है कि वो घटना बिल्कुल हमारे पड़ोस में है।
और वो घटना को केवल एक पॉलिटिकल घटना के रूप में हम नहीं ले सकते। पड़ोसी किसी देश में कोई राजनीतिक उथल पुथल हो गई, जिस देश ने केवल कट्टरपंथी धर्म के नाम पर 47 में भयंकर हिंसक ऐसे विभाजन को झेला हो, वो देश और वो देशवासी ऐसे घटनाक्रम को बिल्कुल अनदेखा नहीं कर सकते और उसके लिए उसके तह में जाना आवश्यक है। उन घटनाओं को क्रम को जोड़ना आवश्यक है कि क्या उसके कोई सुर या उसके कोई सूत्र या उसके कोई तार हमारे देश में प्रवेश कर रहे हैं, क्या हमारे देश में घटित हो रही घटनाएं उनसे जुड़ी हुई है, क्या वो तत्व जो ऐसी कट्टर ताकतों को सपोर्ट करते हैं अपने राजनीति के नाम पर या अन्य किसी स्वार्थ के कारण, क्या उनके तार इससे कहीं जुड़े हैं? देशद्रोह कौन सा है, देश के खिलाफ कौन सी बात है, इसके बारे में स्पष्टता से विचार करना आवश्यक है। इन बातों पर पर्दा डालने से कार्य नहीं होगा। वी कांट अफोर्ड इट, और इसलिए इस पर विचार करना आवश्यक है। देखिए, ये जो घटनाक्रम है तालिबान का, वो कोई रिएक्शनरी नहीं है। किसी ने कुछ कर दिया इसलिए उससे उत्तेजित होकर यह घटना नहीं हुई है। ये घटना बिना किसी उत्तेजना से दुनिया के कई देशों में घटित हो रही है। कहीं हमास आ रहा है, कहीं आईएस आ रहा है, कहीं तालिबान आ रहा है, हमारे देश में कहीं सिमी आ रहा है, कहीं पीएफआई जैसे संगठन आ रहे हैं। तो ये किसी उकसावे के कारण नहीं हो रहे। अगर कोई ऐसा समझता है तो मैं मानता हूँ वो गलत है और उनको और अध्ययन करने की आवश्यकता है। ये तालिबान की जो घटना है, इसका घटनाक्रम और इसके पीछे की मानसिकता, इसके पीछे की मान्यता, ये सब समझना आवश्यक है। और इस दृष्टि से मुझे लगता है कि हमारे देश के ऐसे अध्ययन करने वाले, नीति निर्धारण करने वाले, मीडिया के लोग और सामान्य लोगों के लिए मुझे लगता है कि ये अध्ययन बहुत आवश्यक है। और इसलिए स्वाधीनता के अमृत महोत्सव के निमित्त के अवसर जब चल रहा हो, तब इस तरह की पुस्तक आना, फॉरगॉटन हिस्ट्री के बारे में, या देश और दुनिया में जब चिंता हो रही है कट्टरता की, तब तालिबान के बारे में एक विस्तृत इतिहास की पुस्तक आना मुझे लगता है कि काफ़ी प्रासंगिक है और हम सब के लिए बहुत उपयोगी है। क्योंकि हमारा देश जो है वो एक ऐसा एक देश है कि जो लगातार चलता आया और जिसने पूरी दुनिया के साथ ये संकल्प रखा कि हमारा संबंध प्रेम का रिश्ता है, सबके कल्याण का ही संकल्प हमारे मन में है। हम जितनी भी शक्ति अर्जन करेंगे उसका उपयोग हम लोग विश्व कल्याण के लिए करेंगे। लेकिन विश्व का कल्याण का मतलब केवल सेवा नहीं है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, मतलब आप किसी की सेवा कर रहे हो और कोई आके उसको मार रहा है, कोई लूट के ले जा रहा है और आप रोज सेवा ही करे जा रहे हो, तो इससे सेवा पर्याप्त नहीं होती। सेवा या कल्याण तब पर्याप्त होता है कि आप जिसकी सेवा कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, तो जो उसको बार बार लूट कर उस परिस्थिति में डाल रहे हैं, उस स्थिति को रोकना भी आवश्यक है, तब ये सेवा पूर्ण होती है। अन्यथा वो अधूरी सेवा है आपकी। आप केवल किसी की परिस्थिति में मदद करके आप अपना कर्तव्य पूर्ति को नहीं मान सकते हैं। आपको ये देखना पड़ेगा कि वो परिस्थिति क्यों आ रही है। और इसीलिए आप एक अच्छे व्यक्ति को इतना मजबूत होना आवश्यक है कि वो अच्छे लोगों की मदद कर सके और जो लोग शांति को बिगाड़ रहे हैं या जो लोग इस परिस्थिति को खराब कर रहे हैं उनको रोक भी सके।
तो हम अपने राष्ट्र की कल्पना ऐसे करते हैं कि जो एक ऐसा मजबूत राष्ट्र हो, और हम एक स्वाधीन राष्ट्र है, इसलिए व्यक्तिगत रूप में हमें संवैधानिक रास्ते उपलब्ध है हमारे देश में सभी नागरिकों के लिए। और जहाँ कहीं ऐसे राष्ट्र पर हिंसक आक्रमण होते हैं, उसके लिए हमारी विधिवत रचनाएं बनी हैं, संरचनाएं बनी हैं। स्वाधीनता के बाद हमने वो व्यवस्था भी पर्याप्त बनाई है। तो मुझे लगता है कि अगर किसी को कोई दिक्कत है तो उनको इन संवैधानिक रास्तों का प्रयोग करना चाहिए। और निश्चित रूप से आने वाले समय में हमें अपने इन समस्याओं पर निश्चित रूप से उपाय खोजने पड़ेंगे, और क्योंकि शांति और समृद्धि ये दोनों एक साथ चलते हैं, और इसलिए उन विचारों को भी समझना आवश्यक है कि जो छुपे तौर पर ऐसे बातों का समर्थन करते हैं उनको भी समझना पड़ेगा। और इसलिए इन सब बातों का गहराई से अध्ययन निश्चित रूप से सारे नीति निर्धारक जो लोग हैं या बौद्धिक जगत में जो कार्यरत है उन सबको करना चाहिए, और निरपेक्ष रूप से इसका विश्लेषण आवश्यक है। मैं मानता हूँ कि निश्चित रूप से अरुण आनंद जी के इस किताब ने आज वैसा एक विचार करने के लिए हम लोगों को सबको प्रवृत्त किया है, और जो मंथन देश में चल रहा है उसमें निश्चित रूप से उनके ये योगदान महत्वपूर्ण होगा। ऐसा ही विचार विमर्श आगे चलता रहे, इसके लिए मैं उनको पुनः एक बार शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद माननीय सुनील जी भाई साहब। आपका विचार और आपके शब्द हमारे पाथेय हैं। एक सूचना मैं आपको देना चाहता हूँ। सोमवार 4 जुलाई को यहीं इसी कक्ष में सायंकाल 5 बजे एक पुस्तक का लोकार्पण होना है। द क्रैश ऑफ अ सिविलाइजेशन, कंचन बनर्जी साहब की पुस्तक है वो। आप में से जिनको सुविधा हो आप लोग अवश्य आएँ। हम लोग कार्यक्रम के अंतिम चरण में हैं। आप सबके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना मेरा दायित्व है और मेरा कर्तव्य है। सचमुच प्रभात प्रकाशन आनंदित है आपके आगमन से। आपका आना हमको बल देता है, शक्ति देता है और राष्ट्रभाव की पुस्तकें प्रकाशित करने की प्रेरणा भी देता है। मैं सबसे पहले एक बड़े भाई के नाते सदा हमारा मार्गदर्शन और सहयोग करने वाले आदरणीय सुनील अम्बेकर जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपना समय दिया और इस पुस्तक का लोकार्पण किया। हम अनुग्रहित हैं भाई साहब। आदरणीय जनरल KGS ढिल्लन साहब, कैप्टन आलोक बंसल जी और अमन सिन्हा जी, इतने व्यस्त होने के बावजूद आपने इस लोकार्पण समारोह में आकर हमारा मान बढ़ाया। हम अनुग्रहित हैं। अरुण आनंद जी का आभार कि उन्होंने पुस्तकों का लेखन करके प्रकाशन करने का काम हमें दिया। हम आभारी हैं। और आप सबके भी, आपके आने से ही ये कार्यक्रम सफल हुआ है। आपका आना हमको शक्ति देता है। मीडिया के बंधुओं का आभार, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अधिकारियों और कर्मचारियों का आभार इतनी सुंदर व्यवस्था के लिए। अभी वंदे मातरम होगा। राजेंद्र शर्मा जी से मैं आग्रह करता हूँ वे आएँ, वंदे मातरम प्रस्तुत करें। उसके बाद बाहर जलपान की व्यवस्था है। आप सबसे आग्रह है कृपया जलपान करके ही आप लोग जाइएगा। वंदे मातरम के लिए राजेंद्र जी आ रहे हैं। आप सब कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। पुस्तक की प्रतियां बाहर उपलब्ध हैं, जो लोग लेना चाहें वे ले सकते हैं। आइए राजेंद्र जी। वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां मलयज शीतलां
शस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम् कोटिकोटिकण्ठ कलकलनिनादकराले कोटि भुजै धृतखर करवाले अबला के नो माए तो बोले बहुबलधारिणीं नमामि तारिणीं रिपुदलवारिणीं मातरं वन्दे मातरम् तुमि वेद्या तुमि धर्म तुमि हृदि तुमि मर्म त्वं हि प्राणा शरीरे बहुते तुमि मा शक्ति हृदये तुमि मा भक्ति तोमारोई प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे वन्दे मातरम् त्वं हे दुर्गा दश प्रहरणधारिणीं कमला कमलदलविहारिणीं वाणी विद्या दायिनीं नमामि त्वां नमामि कमलाम् अमलाम् अतुलां सुजलां सुफलां मातरं वन्दे मातरम् श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां धरिणीं भरिणीं मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम्। भारत माता की जय।